होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं और उसके लिए कोशिश भी कर सकते हैं। जी, आऊंगा सुनील जी, फिर आऊंगा हेमंत जी आपके पास में। सुनील जी बहुत अच्छी बात कही हमारे तीनों विद्वानों ने, आनंद जी तब चले गए हैं, लेकिन सलामी स्लाइसिंग का एक और इंटेग्रल पार्ट है, वो इंटेग्रल पार्ट है एथनिक क्लींजिंग। चीन ने जब तिब्बत को हथियाया था तो उसके अंदर उसका सबसे पहला एम था कि जितने भी तिब्बतन्स हैं उनको वहां से डिसलोकेट कर दिया जाए, अलग अलग चाइना के हिस्सों में भेज दिया जाए, ताकि उनकी यूनिटी खत्म हो जाए, उनकी कौम खत्म हो जाए। उनको मजबूर किया गया कि आप दूसरे कहीं जाके अपना जीवन बसर कीजिए, और एक डिविजन्स पैदा कर दिए वहां पे, एक ऐसे डिवीजन, एक ऐसी खाई जिसको पाट पाना बहुत मुश्किल था। हरियाणा के 10 गांव के अंदर बोर्ड लगे हैं, मुसलमान जो हैं वो इस गांव को छोड़कर चले जाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बाद में जब पंचायतों से पूछा गया, पुलिस को पूछा गया, कहते हमें पता नहीं कौन लगाकर चला गया, कोई तत्व होंगे। लेकिन जो 2002 गुजरात में होता है वो भी एथनिक क्लींजिंग का एक पार्ट है, जो 2023 मणिपुर में होता है वो भी एथनिक क्लींजिंग का एक पार्ट है, जो 2023 हरियाणा में होता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कह दिया कि एथनिक क्लींजिंग है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एक स्लाइस करके इस समाज को कट कर रहे हैं, एक एक पीस करके उसको तोड़ रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद हम बच जाएंगे, लेकिन आखिर में सिवाय टुकड़ों के इस देश में और कुछ नहीं मिलेगा, और अनगिनत टुकड़े होंगे, नहीं होगा तो देश नहीं होगा। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूँ कि जो इस तरह के तत्व हैं जो समाज में बंटवारा चाहते हैं या एक दूसरे के हिस्से को हड़पना चाहते हैं, वो धीरे धीरे ही प्रवेश करते हैं। जो समाज समय से जागरूक हो जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया बेहतर हो जाती है, वो अपने को बचा लेता है, जिसकी प्रतिक्रिया बेहतर नहीं होती है वो उस नुकसान को उठाता है। देश के कई राज्यों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया बहुत समय से दे दी और वहां ये घुस भी नहीं पाए। बहुत प्रयास कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, लेकिन वह उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए जो अन्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं या पश्चिम के राज्य हैं वहाँ इन्होंने बना ली। जैसे कि अगर आप साउथ के राज्यों को, केरल में इनकी उपस्थिति देख लीजिए, आप तमिलनाडु में इनकी उपस्थिति देख लीजिए। सामाजिक आंदोलनों ने और सामाजिक जागरूकता ने और शिक्षा ने इनके उस विस्तार को रोका जो अन्य अन्य क्षेत्रों में ये बढ़ते चले गए। हालांकि मैं निजी तौर पे कभी भी इनके किसी भी कार्यक्रम में इतनी भीड़ नहीं देखा हूं जिसको मैं मानूं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके पीछे जा रहे हैं। कभी भी नहीं देखा, आज तक मैंने नहीं देखा। यह जरूर है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो इनका विस्तार बहुत तेजी से होता है और वो दिखता है, विजिबल होता है। लेकिन जब ये सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। आज के 6 महीने पहले आप कर्नाटक में इनकी उपस्थिति देख लीजिए और आज इनकी उपस्थिति देख लीजिए, दोनों में बहुत फर्क है। आज के साल भर पहले आप बिहार में इनकी उपस्थिति देख लीजिए और आज इनकी उपस्थिति देख लीजिए, बहुत फर्क है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने समय पर इसका प्रतिकार किया और इनको फैलने से रोका। जो धीरे धीरे फैलने की इनकी प्रवृत्ति रही है उस पर विराम लगाया। लेकिन तरीका वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये अपना विस्तार ऐसे ही करते हैं, बहुत आक्रामक शैली में शुरू के दिनों में नहीं रहे। लोगों के साथ मिलना बैठना, उनके साथ अपने आप को जोड़ना, एक तरीका इन्होंने अपनाया और धीरे धीरे उनके अंदर ये हिंदुत्व की जो भावना होती है उसको जागृत करके अपने साथ लेना। जी, जो विवेक जी ने कहा ना कि ये लोग 90 साल तक इंच बाय इंच आगे बढ़े हैं, सलामी चाइना भी इंच बाय इंच आगे बढ़ता है, इंच बाय इंच आगे बढ़े हैं। बिल्कुल सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक है ये। चाइना के साथ जितने उसके सीमावर्ती देश हैं सबसे उसका सीमा विवाद है। कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ उसका सीमा विवाद नहीं है, और किसी सीमा विवाद को उसने हल करने की कोशिश नहीं की, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां उसका उत्पाद न बिकता हो। सबसे बड़ी चीज है कि उसने आर्थिक रूप से भी अपने आप को इतना मजबूत किया कि इन देशों में जिनके साथ उसका विवाद है वो देश भी मजबूती के साथ उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पाते, बहुत मजबूती के साथ नहीं खड़े हो पाते और प्रतिकार तक नहीं कर पाते हैं वो लोग। ये भी नहीं कहने का साहस, मैंने भारत जैसा देश, आप रोज जवाहरलाल नेहरू गाली देते हैं कितना आपने क्षेत्र गंवा दिया, और 2000 किलोमीटर के क्षेत्र में आप बैठा हुआ और आप चीन का च भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। कितना आप मैंने, जब आपके पास एक इतिहास था कि चीनी प्रधानमंत्रियों को हिंदी चीनी भाई भाई करके जवाहरलाल नेहरू कितने ज्यादा विश्वासघात मिला था। जब आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को कितना विश्वासघात मिला था, वो वहां बीजिंग में बातचीत कर रहे थे और यहाँ घुसपैठ हो रही थी।
सब अनुभव आपके पास था, बावजूद इसके आप उनको अहमदाबाद में झूला झुला रहे थे। अब उनको आप तमिलनाडु में ले जाके घुमा रहे थे, बावजूद इसके आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद भी आज आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि जो सरकार के चीन के साथ आज जो नीति है वो केवल इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 20 साल तो हो गए ना, कम से कम 20 साल हो गए ना जिससे भारतीय जनता पार्टी शासन में रही इस देश में। 9 साल आपका और लगभग 9 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 18 साल तो सीधा सीधा दिख रहा है। इसके अलावा मोरारजी देसाई साहब की सरकार में भी आप शामिल थे। कौन सी नीति आपने अख्तियार कर ली कि आप चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते? आप अपना औद्योगिक विकास बेहतर कर लेते, अपने को तकनीकी रूप से बहुत बेहतर कर लेते, जो देश के साथ आपकी निर्भरता होती उसको कम करने का प्रयास कर लेते। क्या कर लिया आपने? बीजिंग में गया तो वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले भारतीय नागरिक मिले, विद्यार्थी मिले, जो ट्रांसलेटर के रूप में हमारे साथ काम कर रहे थे, घूम रहे थे। वो क्या कर रहे हैं भाई? तो आप मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तमाम व्यापारी हैं जो व्यापार कर रहे हैं वहां जाकर के। अगर आप किसी को रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए आपके पास एक दृढ़ निश्चय शक्ति चाहिए, जो नहीं दिखती। जो विरोध कर रहे हैं, आप जो भी बात कही जा रही थी कि आप एक तरफ कहते हैं कि साहब ये फला 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 पत्रकार हैं जिन्होंने चीन से पैसा ले लिया, राहुल गांधी और कांग्रेस से पैसा ले लिया, पीएम मोदी केयर में चीन की कंपनियों ने भी पैसा नहीं दिया है। क्या भारत सरकार कह रही है कि इसमें किसी चीनी कंपनी ने कोई योगदान नहीं किया? चीन में काम करने वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान इसमें योगदान नहीं किया हुआ? अब इस बात को कह सकते हैं? सवाल है ना कि अगर स्लाइसिंग उनका तरीका है और प्रतिरोध करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है, और जहां प्रतिरोध हुआ है वहां वो नहीं घुस पाए, और जिन ताकतों ने उनका प्रतिरोध करने की कोशिश की, अब तिब्बत में उनको सफलता मिल गई। तिब्बत में घुसे हुए हैं वो, बोलने का न तो उनके पास आर्थिक ताकत है और न सामरिक ताकत है। अन्य जो देश है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वही उन्होंने हर जगह रास्ता अख्तियार किया। और मैं ही मानता हूं कि जब भारत जैसा देश जो इतना मजबूत राष्ट्र है, जनसंख्या अच्छी खासी है, आर्थिक रूप से भी हम इतने विपन्न नहीं है, बावजूद इसके हम वो ताकत नहीं जुटा पाते। चीन जैसा देश आज भी आपको न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं देता। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस तरह का माहौल नहीं बना पाते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में आपकी स्थिति नहीं बन पाती है अंतर्राष्ट्रीय, और आप कहते हैं क्या कि दुनिया के पैमाने पर हमने बहुत बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। यह जो है आप जो तरीका चीन ने अख्तियार किया उसको आप इस तरह से नहीं रोक सकते, संभव ही नहीं है। अगर आपकी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, आप आर्थिक रूप से उनके ऊपर निर्भर चलते चले जाएंगे, आपका उनके साथ आयात बढ़ता चला जाएगा, तो किसी देश को नहीं रोक सकते हैं आप। चीन तो बहुत बड़ी ताकत है। और यही स्थिति इनकी संघ की स्थिति भी यही है। संघ की ताकत जो कहा विवेक ने, 50 से अधिक संगठन है, एक का नाम लेंगे, दूसरे का नाम लेंगे, तीसरे का नाम लेंगे, चौथा एकदम मजबूत है। और मैं कई बार सोचता हूं, जैसे इनके शिक्षण संस्थाएं चलती हैं सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से, मैं ये सोचता हूं कि आखिर सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों को जब इस सत्ता में आते हैं तो ग्रांट नेट पर क्यों नहीं लेते इनके टीचर्स को? इनको सरकारी रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेते? इनको सरकारी पैसा क्यों नहीं देते? मगर मान लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार है, आपको नहीं ले रही है, अनुमति नहीं दे रही है, वामपंथियों की सरकार है, आपको अनुमति नहीं दे रही है, डीएमके की सरकार आपको अनुमति नहीं दे रही। आप तो सत्ता में हैं, जहां सत्ता में वहां कर लीजिए, लेकिन नहीं, इसलिए कि जो आपका एजेंडा है उस एजेंडे को आप सरकारी मुलाजिम होकर के नहीं पूरा कर सकते। फिर आपके पास तमाम तरह के निषेध आपके सामने आएंगे, और वह जब आप अपने संस्था के माध्यम से लाते हैं तो उस तरीके से आप अपने विस्तार की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अब भी मानना है दिनेश जी कि बड़े पैमाने पर लोग इनको स्वीकार नहीं करेंगे। एक वर्ग है जो स्वीकार करता है, हर आदमी को अच्छा लगता है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, ये कई लोगों को अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जिनको दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता, या इस तरह की जो आत्मश्लाघा है कुछ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन बड़ा समाज जो पढ़ा लिखा और बौद्धिक समाज है उसको स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर स्वीकृति बनेगी नहीं। जी हेमंत कुमार जी, आप